नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएं कि ज्ञानवापी मामले का इंतजार, जिसमें वादी और प्रतिवादी पक्ष के जो भी आरोप थे, जो भी याचिकाएं थी, उस पर आज सुनवाई होनी थी। फिलहाल वो सुनवाई नहीं हो पाई है। वाराणसी में ये सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, समझ लीजिए, क्योंकि वकीलों की हड़ताल के चलते आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई नहीं हुई है। अब इस पूरे प्रकरण पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आज वादिनी महिला की आपत्ति और शासकीय वकील की अर्जी सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इसकी सुनवाई होनी थी। दरअसल वाराणसी में आज और 20 मई को प्रदेश लेवल के वकीलों की हड़ताल है। वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते वकील हड़ताल पर गए हुए हैं। इसका असर ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुनवाई पर भी पड़ा है। आज मंदिर के बाकी हिस्सों के सर्वे और कथित शिवलिंग के चारों तरफ से दीवार हटाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई होनी थी। फिलहाल ये सुनवाई नहीं हो सकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजधानी लखनऊ से लाइव। तौकीर, अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आज फिलहाल सुनवाई नहीं हो सकी है, लेकिन अब विवाद ये बढ़ता जरूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, एक ताजा जानकारी हम आपको और भी दे दें कि अभी तक अंजुमन इस्लामिया कमेटी जो थी वो इसमें पैरोकार थी, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें कूद पड़ा है और उसका कहना है कि आगे की जो भी पैरवी होगी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से होगी और उनकी तरफ से ही लीगल कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। तो यानी कि साफ तौर पर आगे की जो कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैरवी करेगा और वहां से उसकी मस्जिद के लिए वो उसके डॉक्यूमेंट पेश करेगा। और दूसरी तरफ आज वकीलों की स्ट्राइक की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि कल विशेष सचिव प्रफुल्ल पटेल की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था सभी जिला अधिकारियों को और कहा गया था कि जो भी क्राइम में जो या यूं कहें आपराधिक गतिविधियों में शामिल वकील है उन पर कार्रवाई की जाए। इसी के चलते सभी वकीलों ने आज स्ट्राइक की थी। फिलहाल इसमें माफीनामा भी हो गया, फिलहाल वापसी की बात भी हो गई है, लेकिन आज पूरा दिन काम नहीं हो सका। इसके चलते बनारस कोर्ट में भी की जो कार्रवाई थी वो नहीं हो सकी है। अब ये भी माना जा रहा है कि कल जब सुनवाई होगी इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हाथ में केस लेगा और वो तथ्य सामने रखेगा। दूसरी तरफ एक नई जानकारी ये भी आई है कि नंदी को लेकर के बीच में एक जाली है जहां पर वो शिवलिंग मिलने की बात की जा रही थी। उससे कुछ दूर पर ही एक जाली है, जाली की दूसरी तरफ नंदी का रुख जो है वो नंदी इसी शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी बहस छिड़ गई है कि वो नंदी किस तरफ है, वो नंदी मस्जिद परिसर की है या वो उधर बैठी है जिसमें वो काशी विश्वनाथ का हिस्सा आता है। तो फिलहाल अभी इसको लेकर भी कंट्राडिक्शन है, लेकिन सब कुछ दारोमदार सर्वे रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि जब सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें किस तरह के तथ्य रखे जाते हैं। बिल्कुल, और आज की सुनवाई पर भी तौकीर बेहद ज्यादा संगीन निगाहें सभी की थी, लेकिन फिलहाल वो सुनवाई नहीं हो सकी है क्योंकि वकीलों की हड़ताल थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद मामला बढ़ता जा रहा है। अब वजू खाने का एक नया वीडियो सामने आया है। ज्ञानवापी मस्जिद के नए वीडियो में वजू खाने के ठीक सामने नंदी नजर आ रहे हैं। वजू खाने और मंदिर के बीच में लोहे की जाली नजर आ रही है। इससे पहले भी वजू खाने का एक वीडियो सामने आया था जिसमें शिवलिंग के दिखने का दावा हो रहा है। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने भी बताया था कि ये वीडियो ज्ञानवापी के वजू खाने का है, जहां हिंदू पक्ष सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। हालांकि वीडियो कब का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। वहीं काशी के ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद यूपी के साथ पूरे देश में हिंदू धर्म के लोगों में खुशी का माहौल है। तो यूपी समेत पूरे देश में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का दौर भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी इसे लेकर लोगों के अंदर खुशी दिखाई दे रही है। विश्व हिंदू महासंघ ने इस खुशी में शिव पुराण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पाठ करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किया और भगवान शिव की आराधना की है। गोरखपुर के रेती चौक स्थित कालीबाड़ी मंदिर में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया गया। शिव पुराण के पाठ से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा, तो वहीं वेम कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से शिव पुराण का पाठ किया है। काशी विश्वनाथ जो विश्व प्रसिद्ध हैं, यही नहीं आज शिव महापुराण में भी उनका उल्लेख होता है
कि काशी जी का जो स्थान है बनारस, वहां पर ज्ञान वापी मंदिर था पहले भी और आज भी मंदिर है। और उसमें जो कल साक्ष्य के द्वारा कोर्ट कमिश्नर ने जो वहां पर कुछ मूर्ति और कुछ वहां पर आकृति और भगवान शंकर का 12 फीट का जो उन्होंने ज्योतिर्लिंग जो उसमें पहले था और कल उन्होंने जो उसको बरामद कर दिए हैं, उसके आज जो कि कोर्ट में उसका साक्ष्य का पेशी भी है। हम उसी को लेकर के यहाँ पर रामचरितमानस के सुंदर कांड पाठ का और हनुमान चालीसा और शिव महापुराण का पाठ का आयोजन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और गंभीर आरोप भी लगाए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानवापी मामले को लेकर कहा कि देश में शांति सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारी और आसमान छू रही है, महंगाई पर ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दल के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इससे अपना देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर ही होगा। इस पर बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। के लिए बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आजादी के वर्षों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शवों को दफनाया जाने के बाद रेत में शव नजर आने लगे हैं। फाफामऊ घाट की ताजा तस्वीरें बेहद डरावनी नजर आ रही हैं। यहाँ की तस्वीरें कोरोना काल की याद दिला रही हैं। गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने पर एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरीके से शवों को दफनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। दरअसल मानसून आने में अब एक महीने से कम का भी समय बचा हुआ है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर जो शव दफनाए गए हैं, नदी का जलस्तर बढ़ने पर उनके गंगा में समा जाने का खतरा भी बना हुआ है। इससे न केवल रेत में दबी लाशें गंगा में प्रभावित होंगी, बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित हो जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, मुंह फेरे हुए। हालांकि कोरोना काल में शवों को गंगा के किनारे रेत में दफनाए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने रेत से बाहर निकाले सैकड़ों शवों को उनका दाह संस्कार किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। आनंद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ऐसा कहा जा रहा है कि ये शव वो हैं जो दोबारा दफनाए गए हैं। मैं आपसे जानकारी चाहूंगी और मेरे माध्यम से तमाम दर्शक भी चाहेंगे कि ये कोरोना काल की लाशें हैं या फिर ये वो लाशें हैं जो अभी दफनाई गई हैं पिछले कुछ दिनों में। देखिए पूजा, ये नजारा कोई नई बात नहीं है। ये हर साल प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर नजर आता है, लेकिन 2021 की तस्वीरें जो थी, कोविड-19 काल का संक्रमण था और मौतें भी बहुत हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था। ये डेड बॉडीज जो 2021 में गाड़ी गई थी संगम किनारे, वो कोविड काल की थी, लेकिन ये अब कोविड का जो संक्रमण है वो थम गया है। लेकिन फिर से जो डेड बॉडीज का दिखने का परंपरा वो शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अप्रैल के महीने में गंगा का जो पानी थोड़ा कम होता है और जो रेत है वो ऊपर सी आ जाती है। तो जो डेड बॉडीज गाड़ी गई थी वो फिर से रेत में ऊपर नजर आने लगी है। हालांकि कोविड-19 का संक्रमण नहीं है, लेकिन इस तरह का नजारा एक बार फिर से थोड़ा सा डराने लायक है। हालांकि एनजीटी ने इस पर रोक भी लगाई थी, गंगा किनारे जितने भी शव उनके गाड़ने पर रोक लगाई थी। इस रोक के बावजूद इतने ढेर सारे शव फिर से नजर आने लगे हैं, यानी ये गंगा के अस्तित्व को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। जी पूजा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो
तो एनजीटी ने लाख समझाया, लाख प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि मानते नहीं और प्रशासन है कि जागता नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। और नाव में एक नेता के रिश्तेदार की दादागिरी सड़कों पर नजर आई है। भगवंत नगर में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार अपनी गाड़ियों में हूटर बजाते सड़क पर हुड़दंगई काट रहे हैं। जब एक ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका, उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो विधायक जी के रिश्तेदार भड़क उठे। उन्हें लगा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले की इतनी मजाल कि उनकी गाड़ी को रोक दिया। फिर क्या था, विधायक जी के रिश्तेदारों ने बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ जमकर बदसलूकी करी, उसको बेइज्जत किया है। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर भी बीजेपी विधायक के रिश्तेदारों को चैन नहीं मिला तो गाली गलौज करने लगे। आपको बता दें कि उन्नाव से बीजेपी विधायक संदीप पांडे के रिश्तेदार सड़क पर हुड़दंगई काट रहे हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। तो आपको याद दिलाते चले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि रिश्तेदार जो हैं वो शासन के, सरकार के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करते नहीं नजर आएंगे और किसी भी काम में दखल नहीं देंगे। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाती है और खुद विधायक जी इस पर क्या करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ताजनगरी आगरा के कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल गरीब और असहाय परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर गंभीर हैं। यही वजह है कि लगातार आगरा प्रशासन और शिक्षा विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी जब नौनिहालों को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिला तो आज उनका धैर्य जवाब दे दिया और कलेक्ट्रेट में पहुंच करके उन्होंने जोरदार प्रदर्शन भी किया। अधिकारियों ने लिख रखे, जिस तरह से लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन, बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कितने सारे मासूम बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। स्कूल जाते हैं, उन्हें वहां से बेइज्जत करके, इंसल्ट करके भगा दिया जाता है। इन मासूम बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है, जबकि सारे अधिकारी एक ही बात कहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता भी एक ही बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ कितने मासूम बच्चे हैं जिनको पढ़ने का अधिकार तक नहीं मिल रहा है, जबकि राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट का दिया हुआ नियम है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, जियो दिया था कि गरीब बच्चों के एडमिशन भी अब अच्छे स्कूलों में किए जा सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा परेशान करा जा रहा है, बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं। मजाक आप ये देखिए कि जिस बच्चे को स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, अब हमारे यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे आज आए हुए हैं, मजबूरी में यहाँ पे लेके आना पड़ा बच्चों को हमें। ऑनलाइन लॉटरी के तहत जिन बच्चों को स्कूल अलॉट किए गए हैं, स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहा है। स्कूल के बाद जब स्कूल पहुंचते हैं पेरेंट, तो ये कहा जाता है हमारे पास लेटर नहीं आया। जब 19 मई को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आम बजट 2022-23 को लेकर अलग अलग वर्गों के लोगों से सुझाव लेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट आम नागरिकों के मुताबिक बने, इसके लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। अग्रवाल ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के बजट 2022-23 के निर्माण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के बजट में उनकी इच्छा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जा सके। जो बजट सत्र है बहुत शीघ्र हमारे यहाँ आने वाला है और वित्त मंत्री के नाते मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना एक अच्छा बजट हमें हमारे सामने आए और उसमें हमारे प्रदेश के तमाम स्टेक होल्डर्स उनको आमंत्रित हम करें, उनके सुझाव लें। और आप जानते हैं कि अभी नैनीताल में हम लोगों ने 7 स्टेजेस में वो मीटिंग की, जिसमें किसान थे, व्यापारी थे, रिटेल व्यवसाय से जुड़े लोग थे, होटल व्यवसायी थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और इसी प्रकार से अन्य बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि मेयर वगैरह थे। तो ये तमाम तरह के लोगों को हमने वहाँ आमंत्रण दिया और उनके सुझाव लिए। वास्तव में बहुत अच्छे से सुझाव भी आए और उन सुझावों के लिए हमने एक ईमेल आईडी भी दी है जो सामान्य जनता भी उसको उसमें भेज सकते हैं अपने सुझाव। हरिद्वार विकास प्राधिकरण विनय शंकर पांडे के सख्त आदेश के बाद हरिद्वार विकास प्राधिकरण एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। HRDA द्वारा लगाए गए लगातार एक बार फिर से सुमन नगर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त और निर्माण संपत्तियों को सील करने,
अवैध निर्माण को ढाने और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। उसी सिलसिले में आज एक बार फिर से सुमन नगर में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों को सील और ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। कॉर्बेट के लिए मशहूर रामनगर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पार्किंग व्यवस्था न होने के चलते यहां पहुंचने वाले पर्यटक और लोग परेशान हो रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था न होने की वजह से लोग कहीं भी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे जाम और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि रामनगर शहर में आए दिन जाम की परेशानी बनी रहती है। इस बारे में जब क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने भी माना है कि पार्किंग ना होना शहर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हरिद्वार में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापार एसोसिएशन की ओर से नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया के आह्वान पर भारतवर्ष के सभी स्ट्रीट वेंडर्स संगठन 25 मई को देश भर में अतिक्रमण अभियान के नाम पर शोषण और उत्पीड़न के विरोध में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने अपना समर्थन करते हुए ज्वालापुर पुल जटवाड़ा प्रस्तावित वेंडिंग जोन के प्रांगण में लघु व्यापारियों की बैठक करते हुए आगामी 25 मई के धरने प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है। आने वाली 25 तारीख को 25 मई को पूरे भारतवर्ष का जो रेहड़ी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है वो एक दिवसीय अपना धरना प्रदर्शन कर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेगा और उस ज्ञापन में ये मांग दोहराई जाएगी कि राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम जो केंद्रीय कानून है रेहड़ी पटरी वालों के लिए, बहुत से राज्यों के अंदर वो क्रियान्वित हो रहा है, बहुत से राज्यों में क्रियान्वित नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों ने तो जियो जारी कर दिया, लेकिन बहुत से नगर निगम और नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें उस वेंडर एक्ट को क्रियान्वित नहीं कर रही हैं, जिसके कारण रेहड़ी पटरी वालों का अब जो अतिक्रमण चल रहा है, जो अतिक्रमण के नाम पर उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक दिवसीय हल्ला बोल का कार्यक्रम हमारा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत आज पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शिशुपाल रावत ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण संगठन का कमजोर होना रहा, जिस वजह से हम प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाए। पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। और सराहते हुए जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें दी थी, लेकिन इस बार जो है 92 सीट देकर के एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है और हम वहां पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चार धाम यात्रा की बात हो, ये लोग कहीं पर भी जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उस बात को हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल करके केजरीवाल जी की नीतियों को और जनमानस की जन सेवा के लिए जो हमारा है कि हम भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, उसको लेकर के आगे चलेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।